आज भारत को सिर्फ बिजली की जरूरत नहीं है। भारत को ऐसी बिजली चाहिए जो 24 घंटे मिलती हो। मतलब आप देखते हैं अभी भी पावर कट होते हैं, शहरों में भी होते हैं, गांवों की तो बात छोड़ दीजिए। तो हमें चाहिए कि पूरे 24 घंटे बिजली मिलती रहे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जिस चीज़ पर डिपेंड है उससे काम नहीं चल रहा है। चलिए मैं वो आपको आगे बताता हूँ। अभी अगर हम देखें, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र बहुत होता है, पर वो रिन्यूएबल एनर्जी भी सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें तो वो दिन में काम करती है, धूप आएगी तो काम करेगी, नहीं है तो नहीं करेगी। विंड की बात कर लें, विंड एनर्जी है तो वो मौसम पे डिपेंड है, मौसम खराब या ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो वो भी काम नहीं करेगी। लेकिन भैया हमारे देश में फैक्ट्रीज, एसीज, डेटा सेंटर्स और ईवी चार्जिंग्स तो रात भर भी चलते हैं, वो तो बंद नहीं होते। और यही वजह है कि आने वाले टाइम में बैटरी स्टोरेज शायद ऑयल रिफाइनरी जितना बड़ा बिजनेस बन जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी इस काम को करने की तैयारी कर रहे हैं। तो जाहिर है जब अंबानी साहब इसमें उतरेंगे तो कुछ सोच के ही उतर रहे होंगे। हालांकि उनके इस धंधे में उतरने का मतलब है पहले से जो इस धंधे में काम कर रहे हैं, यानी अडानी जी और बाकी जो प्लेयर्स हैं, उनसे उनका सीधा मुकाबला होगा। तो अंबानी क्या करने जा रहे हैं? क्या इस काम से अडानी और अंबानी के बीच भविष्य में कोई विवाद देखने को मिल सकता है? और सबसे ज़रूरी बात, इसमें चीन का एक एंगल भी शामिल है जो सामने आ रहा है। तो चीन से अंबानी जी का इस मामले को लेकर क्या कनेक्शन है, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल कई सारी बातें हैं इसके अंदर मिली जुली, वो सब कुछ हम एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बस आपको अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले बात खबर की कर लेते हैं। खबर क्या है वो समझ लेते हैं। खबर ये है कि इस बार रिलायंस की नज़र चाइना की उस कंपनी पर है जिसे दुनिया का बैटरी किंग कहा जाता है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज चाइना की बैटरी जाइंट CATL यानी कंटेम्पररी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड समेत कुछ दूसरी कंपनियों से जो बैटरीज बनाती है उनसे बातचीत कर रही है, ताकि बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS शॉर्ट में इसे कहते हैं, इनके लिए ज़रूरी कंपोनेंट हासिल किए जा सकें। हालांकि रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि भैया टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर तो रिलायंस की पहले जो CATL और दूसरी चाइनीज़ कंपनी से बातचीत चल रही थी वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। इस वजह से अब कंपनी जो है पूरा सेल मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय बैटरी सिस्टम असेंबल करने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन अभी इस मुद्दे को थोड़ा समझने से पहले ना आपको भारत की ज़रूरत क्या है वो समझना ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी और बिजली वगैरह एनर्जी को लेकर। तो इस मुद्दे पर वापस लौटेंगे, अडानी और अंबानी और चीन के CATL वाले मुद्दे पर। लेकिन पहले भारत की ज़रूरत को समझिए। आज इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हो रही हैं, EV एडॉप्शन बढ़ रहा है, डेटा सेंटर की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है, एयर कंडीशनर्स की सेल हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। यानी भारत को हर साल ज़्यादा बिजली चाहिए और अभी के हालात में बिजली टिकी है कोयले पर। तो क्या कोयले से ये ज़रूरत पूरी हो पाएगी? चलिए समझते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो साल 2021 में भारत ने ग्लासगो क्लाइमेट समिट में एक बड़ा कमिटमेंट किया था कि भारत 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी हासिल करने की कोशिश करेगा। अब यह नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब सिर्फ सोलर नहीं है, इसमें विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर भी शामिल होती है। अब जरा स्केल को समझिए। साल 2026 तक इंडिया की कुल नॉन फॉसिल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी करीब 283 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर सब शामिल है। मतलब टारगेट का लगभग आधा सफर तय हो चुका है। लेकिन सुनने में ये जितना आसान सा लग रहा है वैसा है नहीं। जब आप हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हैं कि भारत तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार में पकड़ा हुआ है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है इसमें, तो लगता है कि अब कोयले की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई होगी, कम रह गई है, उसकी ज़रूरत कम पड़ती होगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। साल 2025-26 में इंडिया की एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लगभग 70% हिस्सा अभी भी कोल और फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, जबकि नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज का शेयर केवल 29% है। अब सवाल उठता है कि अगर रिन्यूएबल कैपेसिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो फिर कोल की जरूरत खत्म क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा की पॉइंट है।
यानी इनकंसिस्टेंसी, मतलब सोलर पावर दिन में काम करता है जैसा मैं शुरू में बता रहा था, लेकिन रात में सूरज गायब। विंड पावर हवा पर डिपेंड करती है, हवा चली तो जनरेशन, नहीं तो ब्लैकआउट का खतरा। लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, डेटा सेंटर्स 24 घंटे चलते हैं। डेटा सेंटर्स का तो आपको मालूम होगा, ये बहुत ज़्यादा बिजली की खपत भी करते हैं, तो उनको चाहिए होती है बिजली। इसलिए इसके अलावा मेट्रो सिटीज़ को रात भर बिजली चाहिए होती है। ईवी चार्जिंग भी, जो कि अब एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसको भी रात में ही चार्ज किया जाता है ज़्यादातर लोग जब अपने घर बार पहुंच जाते हैं। यानी डिमांड 24 घंटे की है, लेकिन सप्लाई 24 घंटे की उस तरह नहीं हो पा रही। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी इसके पीछे बड़ा कारण है। और इस परेशानी के हल के लिए सॉल्यूशन है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसका जिक्र मैं शुरू में कर रहा था, यानी BESS। आसान भाषा में समझे तो ये बहुत बड़े पावर बैंक जैसा होगा। जैसे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं पावर बैंक से, वैसा ही। और ये सिस्टम दिन में एक्स्ट्रा सोलर पावर स्टोर कर लेगा और रात में वापस ग्रिड की बिजली सप्लाई कर देगा ग्रिड को। यानी फ्यूचर में सिर्फ बिजली बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बल्कि वो स्टोर करना उससे भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। और शायद यही वजह है कि रिलायंस अब इस सेक्टर में बड़ा दांव खेल रही है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। रिलायंस की ओरिजिनल प्लानिंग सिर्फ बैटरीज असेंबल करने की नहीं है। रिलायंस भारत में लिथियम आयन बैटरी सेल्स खुद से बनाना चाहती थी, यानी बैटरी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा इंडिया में तैयार हो, ऐसा वो चाह रही थी। इसके लिए रिलायंस ने पहले चाइनीज कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एक्सप्लोर किया, लेकिन मामला आसान नहीं था, क्योंकि बैटरी सप्लाई चेन पर आज दुनिया में सबसे बड़ा कंट्रोल चाइना का है। रॉ मटेरियल्स प्रोसेसिंग हो, सेल केमिस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो, चाइना इस रेस में कई देशों से सालों आगे निकल चुका है। और इसी इकोसिस्टम की सबसे पावरफुल कंपनी मानी जाती है CATL, जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। टेस्ला से लेकर BMW तक, मतलब ये दुनिया के नामी ब्रांड्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। इन लोगों की, इन कंपनियों की ग्लोबल ऑटो जाइंट्स हैं ये CATL कंपनी की बैटरीज इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी कंपनी होगी। एक अनुमानित तौर पर मैं आपको बता दूं, वैसे ये डेटा सामने नहीं आता है इन कंपनियों की तरफ से, लेकिन टेस्ला का CATL से लगभग 5 से 10 बिलियन डॉलर का कारोबार है साल भर का। हर साल इतना ही या इससे ऊपर नीचे होता है। और CATL ने साल 2025 में, ये अनुमान मैं क्यों लगा रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, कि CATL ने साल 2025 में लगभग 58 से 61 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू दर्ज किया है, जिसमें 46 बिलियन डॉलर अकेले EV बैटरीज का रेवेन्यू था। मतलब इसकी सेल से ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो जाहिर है इसकी बिक्री बड़ी बड़ी कंपनीज को होती है, तभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। अब ऐसी कंपनी जो सालाना जिस काम से बिलियन डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, वो अपनी वही टेक्नोलॉजी किसी के हाथ को ऐसे ही तो शेयर नहीं कर देगी अपनी टेक्नोलॉजी को, राइट। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलायंस पहले एडवांस बैटरी सेल टेक्नोलॉजी इंडिया लाना चाह रही थी, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से प्लान उतना तेज़ी से आगे नहीं बढ़ा और मामला नहीं जम पाया। तो मतलब वो टेक्नोलॉजी तो हमें अभी नहीं मिल पाएगी। अब क्योंकि धंधा तो करना है, तो रिलायंस ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। अब कंपनी बैटरी सेल पूरी तरह खुद बनाने की बजाय ग्लोबल सप्लायर से पार्ट्स लेकर इंडिया में बड़े एनर्जी स्टोरेज सिस्टम असेंबल करने पर फोकस कर सकती है। यानी पूरा मैन्युफैक्चरिंग रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन फ्यूचर मार्केट में मजबूत पोजीशन जरूर बना सकेंगे। ये ही अभी इनकी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक सवाल आपके मन में जरूर खटक रहा होगा, वो ये कि रिलायंस आखिर इतना जल्दीबाजी में ये काम क्यों करना चाह रही है। पहले ही बहुत जगह टांग फंसा रखी है मुकेश अंबानी जी ने। नहीं, देखिए, मुकेश अंबानी शायद फ्यूचर एनर्जी इकोनॉमी को अभी से पढ़ रहे हैं। याद कीजिए, साल 2016 में बहुत लोगों को लगा था कि चीप डेटा, मतलब सस्ता डेटा, बिजनेस पोर्टफोलियो के लिहाज से प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब एक अच्छा धंधा नहीं है, उससे कमाई नहीं हो सकती सस्ता डेटा वगैरह निकालना। लेकिन आज आप देख रहे हैं, जियो ने पूरा मार्केट बदल कर रख दिया है। आज इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बूम उसी डिस्रप्शन का रिजल्ट माना जाता है। अब शायद रिलायंस वैसा ही डिस्रप्शन एनर्जी सेक्टर में ढूंढ रही है। और यहाँ कंपटीशन भी छोटा नहीं है, क्योंकि अडानी ग्रुप पहले से ही रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत एग्रेसिवली काम कर रही है। अडानी बड़े सोलर
पार्क्स बना रही है, विंड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्रीन हाइड्रोजन पर बड़ा बेट लगा रही है और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके पास मौजूद है। नंबर्स में अगर मैं बात करूं ना तो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 में अडानी ग्रीन ने लगभग 3.3 गीगावाट नई रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड की थी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अडानी ग्रीन का रिन्यूएबल पावर बिजनेस रेवेन्यू करीब 9,495 करोड़ का था, जो सालाना लगभग 23% ग्रोथ दिखाता है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रेवेन्यू बढ़कर करीब 11,600 से 12,900 करोड़ की रेंज तक पहुंच गया है। यानी इनका धंधा बढ़िया चल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक तरफ अडानी जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एम्पायर बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिलायंस टेक्नोलॉजी, स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम पर फोकस करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब काम थोड़ा थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, भविष्य में एनर्जी पर कंट्रोल करना। और भारत के लिहाज से फ्यूचर का जो ये एनर्जी स्केल है वो बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इंडिया को 2030 का 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी टारगेट हासिल करना है तो सिर्फ सोलर पैनल लगाने से काम नहीं चलेगा। इंडिया को मैसिव एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत होगी। जाहिर है क्यों होगी? क्योंकि एनर्जी बना तो बहुत सारी लेंगे आप, लेकिन स्टोरेज नहीं होगी तो वो वेस्ट जाएगी, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस्तेमाल करना ही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरी है स्टोरेज सिस्टम की। एस्टिमेट बताते हैं कि 2030 तक भारत को करीब 61 गीगावाट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए हो सकती है, और 2032 तक यह आंकड़ा लगभग 100 गीगावाट तक पहुंच सकता है। यानी ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये अरबों डॉलर का मार्केट बनने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि रिलायंस अभी से अपनी पोजीशनिंग मजबूत करना चाहती है, क्योंकि आने वाले टाइम में असली पैसा सिर्फ बिजली बनाने में नहीं है, बल्कि बिजली को स्टोर करने में भी होगा। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात मुझको अभी भी खटक रही है, आप ऐसा समझिए, वो ये कि क्या भारत बैटरी की टेक्नोलॉजी के लिए चाइना या चाइना जैसी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी कभी कम कर पाएगा, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ये सवाल है एक्चुअली मेरा। भविष्य में हमारे घरों की बिजली चिप्स की तरह किसी दूसरे देश पे डिपेंड होंगी, ये सुनने में मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि आने वाले दशक में शायद तेल के कुएं तो नहीं रहेंगे, लेकिन बैटरी प्लांट्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये तय करेंगे कि दुनिया की असली ताकत किसके हाथ में होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या होगा भविष्य में? किसके हाथ में होगी ये पावर, और हमें क्या करना चाहिए, अपने देश को क्या करना चाहिए इस पूरे मामले में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा इस मुद्दे के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।